हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मूनफॉल जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है 2011 के सैटेलाइट रिपेयर सीन से, जिसमें ईगल नाम के स्पेस शटल को स्पेस में भेजा गया था। ब्रियान और मार्कर स्पेस शटल को बाहर से जाकर रिपेयर कर रहे थे और जो इन्हें शटल के अंदर से कमांड दे रही थी। लेकिन तभी मार्कस ब्रियान के पीछे से एक अजीब सी चीज उन्हीं की तरफ आते हुए देखता है। इस अजीब सी चीज को मूवी में स्वाम कहा गया है। वो उन लोगों पर हमला कर देती है और इस अटैक से शटल तेजी से घूमने लगता है और इस एक्सीडेंट के कारण मार्कस स्पेस में कहीं और ड्रिफ्ट हो जाता है। लेकिन ब्रियान शटल से बंधा हुआ था, इसलिए वो बच जाता है। वो किसी तरह स्पेस शटल के अंदर आता है और वो मार्कस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। ब्रियान काफी मुश्किल से उस शटल को कंट्रोल में लाता है। इसी बीच उसका ध्यान जाता है कि जो स्वाम था वो मून की तरफ वापस जा रहा है। इसके बाद ये लोग अर्थ पर और ब्रियान के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाती है, क्योंकि कोई भी स्वाम अटैक पर बिलीव नहीं कर रहा था। मार्कस की मौत मेट्रॉइड्स की टकराने की वजह से और ह्यूमन एरर की वजह से हुई थी और यही वजह थी कि उन्होंने ब्रियान को जॉब से निकाल दिया था। ब्रियान इस हादसे को समझ नहीं पाता और यही वजह है कि वो अकेला रहने लगता है। उसकी पत्नी कैरोलाइन अपने बेटे सनी के साथ घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन सेट होता है और 10 साल बीत जाते हैं। इसके बाद हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में केसी हाउसमैन को देखते हैं, जो कि प्रोफेसर के रूम में चुपके से घुसकर उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स खुद को ही ईमेल करता है और वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा अपने जॉब पर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद केसी को ईमेल पर वो डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि मून अपने फिक्स ऑर्बिट से अलग चल रहा है। अगर ऐसे ही मून अपनी ऑर्बिट को चेंज करता रहा तो जिसकी वजह से अर्थ को काफी नुकसान होगा। केसी ये सब नासा को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के रिसेप्शनिस्ट इसे एक फ्रैंक कॉल समझकर काट तरफ हम जो को उसके बेटे और उसकी नैनी कैली के साथ देखते हैं। जो को एक अर्जेंट कॉल आता है नासा की तरफ से, तो वो जल्दबाजी में अपने घर से निकल जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसकी टीम उसे बताती है मून अपने ऑर्बिट यानी अपने फिक्स पाथ से बदल रही है और जल्द ही मून और अर्थ की दूरी कम होने वाली है। और ऐसा ही होता रहा तो एक दिन मून अर्थ से टकरा जाएगा। ये सुनकर जो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि इतने टाइम से इसे ये सब कुछ पता कैसे नहीं चला। इसी बीच केसी की नजर एक न्यूज़पेपर की एक पिक्चर पर जाती है, जिसमें ब्रियान हार्बर की एक पिक्चर थी, जहां से उसे पता चलता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है, जहां पर ब्रियान एक स्कूल में स्पीच देने के लिए जाने वाला है। केसी ब्रियान से मिलना चाहता था, इसलिए वो उसके स्कूल जाता है। दूसरी तरफ हम ब्रियान को देखते हैं, वो अभी अभी सो के उठा था और वो स्कूल जाने के लिए निकलता है। जब ब्रियान स्कूल पहुंचता है तो उसे देखकर केसी उसे सब कुछ बताता है। वो उसे बताता है कि मून अपनी फिक्स ऑर्बिट से बदल रहा है और वो जल्द ही अर्थ से टकराने वाला। लेकिन ब्रियान को लगता है कि ये कोई बेवकूफ आदमी है, इसलिए वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और सिक्योरिटी को बुलाकर उसे वहाँ से बाहर निकलवा देता है। लेकिन जाते हुए केसी अपने डॉक्यूमेंट्स वहीं फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ केसी ने अपने सारी डिस्कवरीज और थियरीज इंटरनेट पर डाल दिया था, जिसे सब लोग देख रहे थे, जहाँ पर वो मून को एक मेगा स्ट्रक्चर यानी कि एक तरह का एलियन बताता है। दूसरी तरफ नासा में पूरी तरह से हड़बड़ी मच गई। मून अब जल्द ही अर्थ से टकराने वाला था, लेकिन जो कि सीनियर इन सभी बातों को सीक्रेट रखने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि न्यूज चैनल पर ऑलरेडी इस बात पर डिबेट चल रही है, यानी कि किसी ने पहले से ही ये न्यूज लीक कर दी है। दूसरी तरफ ब्रियान भी अपने घर पर बैठकर यही न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में बताया जा रहा था कि ग्रेविटी के कारण मून के टुकड़े होंगे और वो सीधा अर्थ पर गिरेंगे, जिसके कारण अर्थ भी क्रैश होने वाली है। और तो और बाहर का माहौल भी बहुत ही खराब हो रहा था। तब उसे किसी की बात पर भरोसा होता है, इसलिए वो वापस स्कूल जाता है और केसी के सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से इकट्ठा करने लगता है और उन पेपर से उसे केसी की वेबसाइट मिलती है। उसने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो डाला हुआ था, उसमें उसने बताया था कि जो भी उसकी थियरी पर भरोसा करते हैं उन्हें एक मॉर्टल में मिलना है। इसके बाद ब्रियान उससे मिलने के लिए मॉर्टल में जाता है और वहाँ पर वो उससे पूछता है कि उसने नासा से पहले उसे ये सब कुछ कैसे पता। तभी केसी बताता है कि वो कई सालों से डिस्टेंट प्लैनेट पर स्टडी कर रहा था, ताकि वो एक मेगा स्ट्रक्चर प्लैनेट को खोज पाए। मेगा स्ट्रक्चर यानी कि एक ऐसा प्लैनेट जो अंदर से खोखला होता है, लेकिन उसके कोर में एक व्हाइट स्टार होता है जो कि उस पूरे प्लैनेट को एनर्जी देती है। आगे केसी बताता है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि मून ही वो मेगा स्ट्रक्चर है। इसके बाद वो बताता है कि मून के अंदर के स्ट्रक्चर में कुछ हलचल हुई है और यही वजह है कि वो अपना पाथ बदल रहा है और ये सब किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि सोची समझी किसी की साजिश है। के बाद वो ये भी कहता है कि हो सकता है इन सब चीजों के पीछे किसी एलियन का हाथ हो, जो इन सब चीजों को ऑपरेट कर रहा है। कि ये बात चली रही होती है, तभी बाहर
अचानक से हालात खराब हो जाती है। बाहर बड़े बड़े सुनामी आ रहे थे, पूरा शहर पानी में तैर रहा था और इधर इनके मोटर में भी पानी भरने लगता है। केसी भी उस पानी में बहने लगता है, लेकिन जैसे तैसे ब्रियान उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ हम नासा को देखते हैं। मून पर क्या हो रहा है ये देखने के लिए वो अपना एक स्पेस शटल मून पर भेजते हैं, जो कि कुछ समय में मून पर पहुंच जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उस पर से वापस से स्वार्म का अटैक होता है और उस समय वहाँ पर प्रेजेंट सारे लोग मारे जाते हैं, जो ये सब कुछ लाइव कैमरा पर देख रही थी। नासा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और बाहर का माहौल हर मिनट खराब होता जा रहा था। ये सब देखते हुए नासा के जो सीनियर्स होते हैं वो सारे इससे भागने लगते हैं और वो लोग जो को अपनी पोजीशन देते हैं, जो ये सब देखकर काफी हैरान होती है। वो उससे कहती है कि वो इन सब चीजों को अकेले नहीं संभाल सकती। तभी उसका सीनियर उससे कहता है कि उसे डेनफील्ड से जाकर मिलना होगा। डेनफील्ड काफी सालों पहले नासा में काम किया करता था और उसके पास नासा के काफी सारे डार्क सीक्रेट रिकॉर्ड थे। जो के पास एक्सेस था तो वो डेनफील्ड से मिल पाती है। डेनफील्ड उसे कुछ वीडियोस दिखाता है और उस वीडियो में जो स्वार्म अटैक को देख पाती है। तब डेनफील्ड उसे बताता है कि दरअसल अपोलो 11 ये जो फर्स्ट मिशन था मून का, तब मून की सतह पर काफी असामान्य चीजों की खोज हुई थी, जिसे कोई भी एस्ट्रोनॉट या फिर नासा अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। उन्हें लैंडिंग में काफी दिक्कत आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो मून नहीं चाहता कि कोई भी इंसान वहां पर आए। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट ने अपना इंजन बंद किया था तब भी स्टेबल होने के बाद ही वो लैंड कर पाए। उसके बाद ही अर्थ के साथ वहाँ पर ये लोग समझ पाते हैं कि शायद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज के कारण ये लोग लैंड नहीं कर पा रहे थे। आगे डेनफील्ड उसे बताता है कि अपोलो 11 में वो खुद भी शामिल था। अर्थ पर वापस आने के बाद उसने और उसकी टीम ने नासा को ये सब बताने की कोशिश की थी, लेकिन नासा ने उसकी बात नहीं मानी। उसे पागल करार देकर उसे एक जगह पर छुपने के लिए कह दिया था। आगे वो बताता है कि असल में मून एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि हम सबसे काफी ज्यादा एडवांस है। इसी बीच जो को पता चलता है कि मिलिट्री वाले मून पर न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं, इसीलिए वो उन सारे ऑफिसर से एक मीटिंग लेती है और उन्हें अटैक ना करने के लिए कहती है। लेकिन उनमें से कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। इन्हीं ऑफिसर्स के बीच में जो का हस्बैंड डग भी होता है, जो कि उन्हें उसके बेटे के साथ बंकर में आने के लिए कहता है। अब जो के पास कोई और मदद नहीं रहती, ना ही कोई स्पेसक्राफ्ट और ना ही कोई स्टाफ, इसलिए वो भी हार मानकर अपने बेटे और कैली के साथ उसी बंकर में जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि एक स्पेसक्राफ्ट म्यूजियम में भी पड़ा हुआ है, इसलिए वो तीनों सीधा स्पेसक्राफ्ट लेने के लिए म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। इसी बीच ये लोग केसी को ढूंढते हुए मोटल में पहुंच जाते हैं। वहीं पर ब्रियान भी उसे मिलता है और वे लोग उसे टूटे फूटे नासा के बिल्डिंग पे लेके आते हैं। इसके बाद जो उनसे मिलने के लिए आती है, जो उन्हें बताती है कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। ब्रियान पहले तो उसे मना कर देता है, लेकिन इसके बाद वो अपने एक्स वाइफ कैथरीन की फैमिली को सेफली बंकर में और सनी को सेफली यहाँ पर लाने के लिए कहता है, जिसपे जो मान जाती है। इसके बाद वो लोग उस स्पेस शटल को नासा में लाते हैं और ऊपर जाने की तैयारी करने लगते हैं। अब जो और ब्रियान का प्लान ये होता है कि ये लोग उस शटल के थ्रू मून पर जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ऑन करके उस स्वार्म अटैक को बाहर लाएंगे, और ये वही स्वार्म अटैक है जो मून को अपने एक्सेस से दूर कर रहा है। इसके बाद वो लोग उस पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। इसी बीच सनी भी बिल्डिंग में आ जाता है, जिसे देखकर ब्रियान काफी खुश हो जाता है। ये सभी लोग तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा भूकंप आता है और स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचता है। यानी कि अब इनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थी जिससे ये एक शटल को इग्नाइट करके मून तक पहुंच जाए। ये सब देखकर जो हारने लगती है और वहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे थे उन्हें उनके घर वापस जाने के लिए कहती है। सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अर्थ पर बसे हुए सभी लोग मून को अपनी आंखों से देख पा रहे थे। वो काफी नजदीक आ रहा था। ब्रियान भी काफी नाराज था क्योंकि वो इस मिशन में फेल हो गया था। दूसरी तरफ जो भी निराश बैठी हुई थी, तभी वो देखती है कि मून की ग्रेविटी में काफी बढ़ाव आ रहा था और तभी ब्रियान और केसी को एक आइडिया आता है। वो बढ़ती ग्रेविटी के थ्रू खुद को स्पेस में लॉन्च करने का प्लान बनाते हैं, जिससे कि वो अगर एक बार अर्थ की ग्रेविटी में पहुंच पाए तो मून खुद ब खुद उन्हें खींच लेगा, क्योंकि मून की ग्रेविटी लगातार बढ़ती जा रही थी। अब इनके पास स्टाफ तो होता नहीं, तो खुद केसी, ब्रियान और जो उस स्पेस शटल में चले जाते हैं। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी लहर पूरे शहर को तबाह करते हुए इनकी तरफ आ रही थी। इनके पास समय बहुत ही कम था। इन्हें जैसे तैसे 3 सेकेंड के अंदर ही इग्निशन करना पड़ता है और जैसे तैसे ये लोग इस शटल के इंजन को इग्नाइट करते हैं और उस वेव को पीछे छोड़ते हुए अर्थ के ऑर्बिट की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और देखते ही देखते ये लोग अर्थ की ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद मून इनका शटल अपनी तरफ खींचने लगता है कि मून से निकलने वाले डेब्रिस इनके शटल से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत नुकसान पहुंचता है। इसके बाद वो लोग मून के उसी होल पर लैंड करते हैं जहां पर वो स्वार्म अटैक निकलता था।
अब ये लोग मून पर लैंड करते हैं और अपने स्पेसक्राफ्ट को बंद कर देते हैं। इसके बाद हम ब्रियान को देखते हैं, वो उसी होल के सामने जो न्यूक्लियर बम था उसे वहाँ पर छोड़कर वापस शटल में आ जाता है। अब थोड़ी देर बाद उस होल से वो श्वाम बाहर आता है, लेकिन वो उस बॉम्ब के पास जाने की बजाय वो इनके स्पेस शटल के पास ही आने लगता है। उस स्वाम को शटल के बारे में पता नहीं, क्योंकि उन्होंने शटल को बंद कर रखा था। तभी ब्रियान, जिससे वो बॉम्ब कंट्रोल होता था, उस रिमोट कंट्रोल को तोड़ देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज के कारण ही स्वाम को इनके बारे में पता चला था। लेकिन इसके बावजूद वो स्वाम अभी भी उनकी तरफ आ रहा था। ये देखते ही ब्रियान किसी का फोन तोड़ देता है। जैसे ही वो फोन टूट जाता है, वो स्वाम वापस से उस होल के अंदर चला जाता है। उन्हें यहाँ पर समझ आता है कि स्वाम ऐसी ही चीजों को समझ पाता है जिसमें कोई ऑर्गेनिक या सिग्नल देने वाली चीज हो। क्योंकि इनका पहला प्लान फेल हो गया था, इसलिए वो फिर से उस बॉम्ब को शटल के अंदर रखते हैं और इसके बाद वो उस शटल को उसी होल के अंदर लेके जाते हैं जहाँ से स्वाम बाहर आता था। 20 फीट अंदर जाने के बाद उनका स्पेस क्राफ्ट खुद ब खुद चलने लगता है, जैसे कोई ऑटोमेटिकली उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। और इसके बाद जब वो लोग 30 किलोमीटर अंदर जाते हैं, तब वो देखते हैं कि मून सच में एक मेगा स्ट्रक्चर है, यानी कि ये मून अंदर से पूरी तरह से खोखला था और उसके कोर में एक वाइट स्टार था जो कि पूरे आसपास के प्लेनेट को एनर्जी देता था। लेकिन जैसे ही इनका शटल फिर से ऑन होता है, वो स्वाम वापस से उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी अचानक से इनका शटल खुद ब खुद एक गेटवे के अंदर चला जाता है। इसके बाद वो गेट खुद ब खुद बंद हो जाता है, लेकिन तब भी स्वाम बाहर से उस गेट पर लगातार अटैक कर रहा था। इन्हें नहीं पता चल रहा था कि एग्जैक्टली इस जगह पर क्या है, लेकिन एक अजीब से एटमॉस्फेयर पर जाने के बाद ये तीनों के तीनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जो और किसी को होश आता है, तब वो देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन और ग्रेविटी अर्थ लाइक ही है। लेकिन तभी उनकी नजर ब्रियान पर जाती है, जो कि वहाँ पर नहीं था, और वो लोग बाहर आके ब्रियान को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हम ब्रियान को देखते हैं, जो खुद को एक क्लोज रूम में पाता है। वहाँ पर उसे अपना छोटा बेटा दिखाई देता है। ये एक तरह का एआई था। ब्रियान उस एआई को कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। उसके बाद वो एआई कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारा दिमाग पढ़ के एक फ्रेंडली इंसान का चेहरा बनाया हुआ है ताकि मैं तुमसे बात कर पाऊँ। ये वो बताता है कि मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पूर्वज हूँ। ये सुनकर ब्रियान काफी हैरान हो जाता है। वो बताता है कि आज से करोड़ों साल पहले इनके पूर्वज बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे और स्पेस में उन्होंने काफी सारे प्लैनेट्स बनाए हुए थे, और तो और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बनाया हुआ था। लेकिन इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था वो खुद ब खुद अवेयर होते गया और एक दिन उसने खुद की आर्मी बना ली और वो एआई पूरी तरह से इविल बनकर एक स्वाम बन गया और वो अपनी आर्मी के साथ मिलकर उस समय के इंसानों को मारने लगा। लेकिन उस समय के इंसान में कुछ कम नहीं थे, वो अलग अलग प्लेनेट पर जाकर उनसे लड़ रहे थे, यानी कि ये एक इंटरगैलेक्टिक वॉर था। दरअसल अर्थ इंसानों के लिए इसी एडवांस ह्यूमन ने बनाया था और मून भी अर्थ की ग्रेविटी के लिए उन्होंने ही आर्टिफिशियली बनाया था। इसके बाद उन्होंने अर्थ पर खुद का डीएनए डाला ताकि सदियों के बाद इवोल्यूशन होकर भी अर्थ पर इंसान बन सके। और इसी के साथ इस लड़ाई में एडवांस ह्यूमन मारे गए, लेकिन उन्होंने अपना सबकॉन्शियस एक एआई में स्टोर किया हुआ था, जो कि स्वाम से छुपाने के लिए मून के ही कोर में रख दिया था और इस सबकॉन्शियस एआई को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया था। लेकिन ये स्वाम, जो कि पूरे ब्रह्मांड में इंसानों की खोज कर रहा था, उसे अर्थ और इस सबकॉन्शियस एआई के बारे में पता चल गया है और वो कंटिन्यूअसली मून में बसे उस एआई को मारना चाहता है। लेकिन उस स्ट्रक्चर के कारण ये सब पॉसिबल नहीं है, इसलिए उस स्वान ने एक तरीका ढूंढा और मून को सीधा अर्थ पर ही क्रैश करने का ठान लिया था, जिससे ये इंसान और ये सबकॉन्शियस एआई दोनों ही एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाए। आगे वो बताता है अगर अर्थ के लोगों को बचाना है तो उन्हें किसी भी तरह उस स्वाम को मारना होगा, जिसके लिए उस एआई को ब्रायन की हेल्प चाहिए थी। सब कुछ जानने के बाद ब्रियान भी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सबकॉन्शियस एआई उनके रिम और उनके स्पेसक्राफ्ट को तैयार कर देता है। इसके बाद वो उस रूम से बाहर आता है जहाँ पर वो जो और केसी से मिल पाता है। इसके बाद ब्रायन उन्हें सब कुछ बताता है और उन्हें कहता है कि हमें सब कुछ ठीक करने के लिए उस स्वान को मारना होगा ताकि मून अपने ऑर्बिट में वापस आ पाए। वहीं दूसरी तरफ हम बंकर में देखते हैं जहाँ पर की आर्मी मून पर न्यूक्लियर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो का एक्स हस्बैंड सबको गन पॉइंट पर ले लेता है और वो कहता है कि उसे एक मौका देना चाहिए क्योंकि अभी भी उसकी पत्नी वहाँ पर है। तो यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों ही अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर उस स्ट्रक्चर से बाहर जाने लगते हैं जहाँ पर उनके साथ न्यूक्लियर बॉम्ब भी होता है। यहाँ पर ब्रियान जैसे ही स्वाम उनके पीछे आता, वो खुद को उस स्पेस वाले उस बॉम्ब वाले स्पेस में रिलीज कर इस स्पेस में ब्लास्ट करने ताकि वो स्वाम ही ब्लास्ट हो जाए, जिसके लिए जो और केसी मना करते हैं और तभी केसी बिना कुछ कहे उस बॉम्ब वाले शटल में चला जाता है।
ब्रियान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन केसी उसे कहता है कि उसकी मॉम को उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाना, कि उनका बेटा स्पेस में जाकर आया है, और इसके बाद वो खुद को डिटैच कर लेता है। उसके पीछे स्वाम होता है, और जैसे ही ये लोग अपना क्राफ्ट लेके ऊपर चले जाते हैं, वैसे ही स्वाम उस क्राफ्ट के पास आकर रेंगने लगता है। केसी तुरंत उस रिमोट कंट्रोल को दबाकर वहीं पर ब्लास्ट कर देता है, और उसी ब्लास्ट में स्वाम मारा जाता है, और केसी भी खुद का सेक्रीफाइस कर देता है। और तभी उनका शटल उस स्ट्रक्चर से बाहर आता है, लेकिन उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि मून अर्थ से टकराने ही वाला था। इसलिए वो जैसे ही उस होल से बाहर आते हैं, वो लोग सीधा अर्थ पर ही लैंड हो जाते हैं। और जैसे ही वो स्वाम मारा जाता है, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ने लगता है, और मून धीरे धीरे वापस से अपने ऑर्बिट में जाने लगता है। इस तरह कुछ ही घंटों में सब कुछ स्टेबल हो जाता है। कुछ दिन बाद हम उसी स्ट्रक्चर में केसी को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम और कुछ लोगों के साथ वहाँ पर होता है। उस सबकॉन्शियस एआई ने उसे बचा लिया था, और वो एआई अपना सारा नॉलेज इंसानों के साथ शेयर कर रहा था, ताकि वो भी पहले की तरह एडवांस बन सके। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।